बायोग्राफी में आज कहानी विंस्टन चर्चिल की। अभिवादन स्वीकार कीजिए उबैदुल्लाह शम्सी का। सन 2013 में ब्रिटिश समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट ने विगत 50 वर्षों के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन इस विषय पर मतदान करवाया था। उसमें जॉन एफ कैनेडी तीसरी पायदान पर थे, दूसरे पायदान पर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर तथा पहली पायदान पर थे सर विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ब्रिटिश नागरिकों के लिए प्रेरणादायी साबित हुए। उनके भाषण पश्चिमी संस्कृति का नाजी जर्मनी से संरक्षण करने वाले थे। दिसंबर 1941 में अमेरिका युद्ध में उतरने तक 17 महीनों तक ब्रिटिश द्वीपों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। हिटलर की वायुसेना ब्रिटिश नौका डुबाने और सैन्य अड्डों एवं सामान्य जनता पर बमबारी का काम कर रही थी। हिटलर की ऑपरेशन सी लायन अभियान द्वारा इंग्लिश खाड़ी पार करके हवाई और समुद्री हमले करने की योजना थी, लेकिन जिद्दी ब्रिटिश जनता ने हिटलर और उसके ब्रिटिश जीतने की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया, अपितु उसकी पूरी योजना को ही समाप्त कर दिया। जर्मन ने फ्रांस पर विजय हासिल कर दी थी और बाद में ब्रिटेन का नंबर था, लेकिन ब्रिटेन डगमगाया नहीं। वे विंस्टन चर्चिल के तोप बारूद के सामने अपने तूफानी भाषणों से धैर्य के साथ टिके रहे। सन 1963 में जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में विंस्टन चर्चिल को सम्मानित कर उन्हें अमेरिका की नागरिकता ससम्मान प्रदान की। उस समय चर्चिल का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन चर्चिल तथा उनकी पत्नी ने सैटेलाइट टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण देखा। उस समय प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा, ब्रिटेन की भयानक काली रातों को चर्चिल ने अपने उद्बोधन से प्रकाशित किया। देशवासियों को हिम्मत देने का अतुलनीय कार्य उन्होंने अपने वक्तव्य से किया। हिटलर के हवाई हमले और बमबारी का मुकाबला चर्चिल ने शब्दों के वाकयुद्ध से किया। चर्चिल की पोती सीलिया सैडीज ने एक स्थान पर लिखा है, मेरे दादाजी विंस्टन चर्चिल और प्रतिद्वंदी एडोल्फ हिटलर दोनों ही व्यक्ति लोगों की भावनाओं को छूने में माहिर थे, लेकिन उन दोनों में एक बड़ा अंतर था। हिटलर लोगों के मन को बदलकर उन्हें आश्वस्त करते थे कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन चर्चिल लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि मेरे दादाजी को कोई भाषण लिखकर नहीं देता था, वे खुद ही अपने भाषण लिखते थे। नेतृत्व के 7 पहलुओं में से एक है सपने देखना। यदि आपने अपने विचारों का आदान प्रदान उचित एवं प्रभावी तरीके से नहीं किया तो वे सपने व्यर्थ हैं। चर्चिल की गणना एक महान नेता के रूप में होती थी, क्योंकि वे एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का उपयोग युद्ध काल में जन जागृति करने के लिए किया था। बाधाओं को पराजित करने का स्वभाव। चर्चिल को उत्तेजित तथा आवेशपूर्ण भाषण कला में निपुण होने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार करना पड़ा, क्योंकि उनकी वाणी में हल्कापन था। अपनी इस त्रुटि को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उनके कई वर्षों पुराने भाषण सुनने पर वाणी दोष महसूस होता था, लेकिन म्यूजियम में इसे पूर्ण रूप से काल्पनिक बात निरूपित किया। हेरोल्ड बेगरी पत्रकार चर्चिल के बारे में कहते हैं कि मेरी जब चर्चिल से मुलाकात हुई तब उन्होंने 20 की दहलीज पर कदम रखा था। समाज में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। महत्वपूर्ण नेताओं के बीच
चर्चिल की विशेषता उसकी संवेदनशीलता थी। उसे उदास करने वाली वाणी दोष से मुक्त होने के लिए चर्चिल ने बहुत कोशिश की, जिससे उनकी उदासीनता दूर होकर लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने की कोशिश तारीफे काबिल थी। चर्चिल की लड़ाई दुश्मन से ना होकर खुद से ही थी। कैंसस सिटी स्टार नामक समाचार पत्र में सन 1941 में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया कि चर्चिल को एक उम्दा वक्ता बनना था। उसने बहुत लगन और परिश्रम पूर्वक अपने वाणी दोष को पराजित किया, लेकिन उसका हकलाकर बोलना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। वह जब उत्साह से खुशी के आवेग में बोलते थे, तब उनका हकलाकर बोलना महसूस होता था। चर्चिल का जन्म उच्च खानदानी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल देश के अर्थ मंत्री थे। उनकी वक्तव्य शैली बहुत प्रभावशाली थी। उनकी अमेरिकन माँ जेनी जेरोम भी अमेरिका की प्रतिष्ठित समाज में रहने वाली थी। एलिजाबेथ एन एवरेस्ट नामक नर्स की देखरेख में विंस्टन का बचपन बीता। उसका अपने माता पिता के साथ संबंध अधिक नहीं आता था। पिताजी भी बातचीत का मौका बहुत ही कम आता था। लॉर्ड रेडोल्फ का उनकी उम्र के 45 वर्ष में निधन हो गया। इस कारण विंस्टन को लगता था कि मैं भी युवावस्था में ही मर जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। चर्चिल बहुत होशियार थे, होनहार लड़का था, लेकिन अपनी शैतानियों के कारण स्कूल में औसतन अंक ही प्राप्त होते थे। उसकी पढ़ाई हैरो तथा बोर्डिंग स्कूल में हुई। वह हमेशा अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर मिलने को बुलाता था, लेकिन माता पिता ने हमेशा दूर का ही रिश्ता रखा। उनके रिश्ते में कभी गर्मजोशी या नजदीकियां नहीं रही। बचपन से ही माता पिता की अनदेखी के कारण वे हकलाकर बोलते होंगे। चर्चिल की अपनी भावी पत्नी क्लेमेंटाइन से सन 1908 में एक पार्टी में पहली मुलाकात हुई और 1 महीने भर के अंदर वे विवाह के बंधन में बंध गए। घुड़सवार के रूप में युवा अधिकारी की हैसियत से चर्चिल ने युद्ध के साहस और भयानकता दोनों का अनुभव किया। भारत, सूडान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में वह सैन्य अभियानों में थे। उसे युद्ध संबंधी लिखना तथा युद्ध से संबंधित समाचार देने के कारण लोकप्रियता मिली। इस कारण मेरी अपनी पिताजी के कारण पहचान बनी है, यह मन की हीन भावना दूर हुई। विंस्टन चर्चिल का पोता अपने दादाजी के बारे में लिखता है, दादाजी को उनके पिताजी के समान व्यक्तित्व प्राकृतिक उपहार में प्राप्त नहीं हुआ था। लॉर्ड चर्चिल पार्लियामेंट में बेहतरीन भाषण देकर विपक्ष पर व्यंग्यात्मक उपहासात्मक टिप्पणी करने के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका बेटा विंस्टन चर्चिल को व्यक्तित्व, कला, वंश परंपरा के रूप में प्राप्त नहीं हुई थी। वे अपना छोटा सा भाषण भी प्रयासों से तैयार करते थे। विंस्टन चर्चिल का दोस्त एफ स्मिथ मजाक से कहता है, विंस्टन ने जिंदगी के कई महत्वपूर्ण साल उत्तम भाषण तैयार करने में गंवा दिए। खास बात यह है कि श्रोता उन भाषणों को विंस्टन के उत्कृष्ट भाषण मानते थे। चर्चिल अपनी युद्ध जैसी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन उनका अनेकों वर्षों का कालखंड राजनीति तथा कैबिनेट के भिन्न भिन्न पदों पर कार्य करने में व्यतीत हुआ। प्रथम महायुद्ध के पहले तकरीबन 30 साल के चर्चिल गवर्नमेंट में उच्च पद पर थे। लॉर्ड ऑफ द अंडर मिरलॉरिटी मतलब सेक्रेटरी ऑफ नेवी के समान यह पद था। चर्चिल गलीपोली कैंपेन के प्रमुख थे। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय हासिल करने के लिए ब्रिटिश फ्रेंच का एक संयुक्त अभियान था। ऑटोमन्स द्वारा पराजित होने के बाद दोनों पक्षों के कई सैनिक शहीद हुए।
इस हार के परिणाम स्वरूप चर्चिल को ब्रिटिश सरकार के उच्च पद से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उनकी वापसी निश्चित थी। शब्दों का युद्ध। सन 1930 में चर्चिल को हिटलर की नाजी जर्मनी की धमकियों का सामना करना था। हिटलर ने ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया के कुछ भागों को जोड़ लिया। सन 1939 में जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसी समय चर्चिल को भविष्य की गंभीर चेतावनी प्राप्त हुई, लेकिन चर्चिल का सपना विश्व शांति का था। 20 जनवरी 1940 मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के 4 माह पहले चर्चिल ने रेडियो पर एक भाषण दिया था। हाउस ऑफ मेनी मेंशंस के नाम से प्रसिद्ध भाषण था। यह देश की आजादी से जुड़ा ऐसा भाषण था जिसमें हिटलर द्वारा रौंदे गए देशों के बारे में कहा गया था। चर्चिल ने अब आजादी अवश्य प्राप्त होगी, पूरे यूरोप में घंटियों की विजय ध्वनि की गूंज रहेगी, आजादी प्राप्त देश न्याय परंपरा की सहायता से नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इस नवनिर्मित हाउस ऑफ मेनी मेंशंस में सभी को उचित स्थान मिलेगा। बुरे दिनों से भी आशावादी सपने देखने से परिवर्तन हो सकता है। चर्चिल को इस बात का विश्वास था। सन 1940 के वसंत ऋतु में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन की सरकार नाजी की धमकियों का सामना किए बगैर बर्खास्त हो गई। पार्लियामेंट में यूरोप युद्ध के विषय में तीखी बहस हुई, जिस कारण चैम्बरलेन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। किंग जॉर्ज सस्ट ने विंस्टन चर्चिल को नई सरकार के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा। हेरोल्ड निकलसन चर्चिल के बारे में कहते हैं कि जब इंग्लैंड की स्थिति दयनीय असहनीय लग रही थी, तब चर्चिल ने नेता पद का दायित्व लेते हुए जनमानस में आशा की किरण जागृत की। 13 मई 1940 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने पहला भाषण दिया। कई सदस्यों को उनके नेतृत्व के बारे में संदेह था, क्योंकि प्रथम महायुद्ध में चर्चिल का अभियान पूरी तरह से असफल रहा। जब चर्चिल भाषण देने खड़े हुए तब उनका स्वागत उत्साहहीन रहा, लेकिन जब उन्होंने बिजली की गड़गड़ाहट की तरह बोलना शुरू किया तब पूरा माहौल भी विद्युत तरंग